हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे हम चर्चा करेंगे आज। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। देखिए, पृथ्वी और इसकी आंतरिक संरचना यानी इसकी जो इंटरनल पार्ट है, इस पार्ट के बारे में अगर हम जानना चाहें तो हमारे पास कौन से ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से हम जान सकें। तो अभी तक का जो पर्याप्त साधन है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भूकंप। और भूकंप से निकली हुई तरंगें पी, एस और यल, ये तीन तरह की तरंगें जो हैं ये भूकंपीय तरंगें हैं और इन्हीं के माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में सक्षम हो पाए हैं। भूकंप को सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। अब भूकंपीय तरंगें पी, एस, एल तो हैं। इसमें से जो पी है और यस, पी द्रव्य एवं ठोस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। यस है केवल ठोस अवस्था में चल सकती हैं और यल है ये धरातलीय तरंगें हैं। अब पी और एस, एल, पी को प्राथमिक तरंग भी कहते हैं और यस को द्वितीयक या सेकेंडरी तरंग के नाम से जाना जाता है। अब जहां तक पी जाता है तो जो कि ये मान लीजिए ये हमारा भूकंपीय अधिगम क्षेत्र है। एक ऐसा स्थान कि मान लीजिए यहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति हुई, यहाँ पे भूकंप पृथ्वी के अंदर, यहाँ पे भूकंप उत्पत्ति हुआ। तो जहाँ पे भूकंप उत्पत्ति होता है, अधिकेंद्र जो होता है, यहाँ से तरंगे निकलेंगी। तो जब तरंगे निकलेंगी तो सब तरफ तो जाएंगी। तो इसी में से जो पहले जैसे तालाब, एक तालाब है और एक तालाब में शांत जब जल होता है तो आप सभी लोगों ने, हमने भी तालाब में जब आप कोई गिट्टी फेंकेंगे तो आप देखते हैं जब पहली गिट्टी पड़ती है इसे तो एक पहला तरंग निकलता है। जो पहला निकलता है वो बहुत बड़ा निकलता है और ये ऐसे होता है कि एकदम छोर तक चला जाता है। उसके बाद में दूसरा निकलता है, उसके बाद तीसरा निकलता है। जो सबसे बाद में निकलता है उसका जो वेग होता है बहुत कम होता है और जो सबसे पहले उठता है उसकी लहर ज़्यादा होती है। तो कुल मिलाकर के कोई ये अलग तरंगे नहीं हैं, बस इनके जो क्षेत्र हैं, जैसे ये 13 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, ये 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड और ये 2 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलती है। तो इसका केवल मतलब इतना है कि जो पहले उठा वो ज़्यादा ताकतवर होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे उस ढेले का जो है अस्तित्व समाप्त होने लगता है और वहाँ से उठने वाली तरंगे जो हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। तो उसी के भांति आप इस भूकंपीय तरंगों को समझ सकते हैं, तालाब के पानी की भांति। तो जब यहाँ पे कोई भूकंप उद्गार होने लगता है, भूकंप होता है, तो भूकंप से जो तरंगें उठती हैं तो कुछ तरंगें ऐसी होती हैं मजबूत जो कि सभी द्रव्य, ठोस, गैस सबको पार करती हुई चली आती हैं। कुछ तरंगें ऐसी होती कि अंदर आ ही नहीं पाती हैं, वो उठती तो है लेकिन वो सरफेस पे ही चली जाती हैं।
और कुछ तरंगें आती हैं कि ठोस अवस्था में चलती हैं और द्रव्य में आती हैं तो समाप्त हो जाती हैं। तो ये वही स्थिति है जब भूकंपीय तरंगें। और एक बात और, अधिकेंद्र जो होता है भूकंप का उद्गम क्षेत्र होता है। इस पॉइंट को इसीलिए दर्शाया गया है। अब यहाँ पे कोई भूकंप जो है उत्पत्ति हुआ। अब ये जो तरंगे हैं ये पी तरंगे हैं, प्राथमिक तरंगे। अब ये प्राथमिक तरंगे जो हैं ये इनको किसी से कोई परवाह नहीं है, इनको जाना है तो जाना है। हाँ, जहाँ द्रव्य है वहाँ थोड़ा कमजोर धीरे चलेंगी, जहाँ ठोस है वहाँ तेज चलेंगी, लेकिन ये अंतिम छोर तक पहुँचेंगी। और ये यस तरंगे हैं। हिम्मत तो बनाई थी, बाद में थोड़ा सा दलदली क्षेत्र भी आया, वहाँ भी हिम्मत दिखाई, लेकिन आते आते जो पृथ्वी के आंतरिक भाग 2900 किलोमीटर के आंतरिक भाग तक जाते जाते ये लुप्त हो जाती हैं। यानी ये जो यस तरंगे हैं ये लुप्त हो जाती हैं। जब ये लुप्त हो जाती हैं तो इसका मान लिया जाता है कि इसके आगे द्रव्य अवस्था में विद्यमान है पृथ्वी का आंतरिक भाग। और यल तरंगें इतनी ज़्यादा वो नहीं होती हैं कि बहुत अंदर तक जा सकें, तो पृथ्वी के ऊपर लहर में चलती हैं और यही विनाशकारी होती हैं। विनाशकारी यही होती हैं, क्योंकि पृथ्वी पे जो चलेगा वही तो नुकसान पहुंचाएगा। और पृथ्वी के अंदर से हमसे कहा है। अब ये पृथ्वी का सरफेस है, आपका ऊपरी भाग। सरफेस मतलब भूपरपटी। भूपरपटी जो है 0 से 33 किलोमीटर पृथ्वी की ऊपरी सतह को कहते हैं। अब ये भूपरपटी है, यहाँ से मान लीजिए कोई तरंगे उठे तो एक तो आ गया ऊपर, ये आपका हो गया यल तरंगे। इसे बोलते हैं लब तरंग, रेले तरंग, कई नाम दिया गया है इनको। और ये हो गया आपका यस तरंग, और ये आपका हो गया पी तरंग, प्राथमिक, सेकेंडरी और लब तरंग। जहाँ पर ये समाप्त हो जाता है 2900 किलोमीटर, ये 2900 किलोमीटर का दायरा है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी का एक केंद्र है ये सरफेस से इस केंद्र तक 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर गुणे 2, तो 2 7 दूनी 14 के 4 हाथ हैं 1, और 3 दूनी 6 1 7, और 6 दूनी 12 13, 13,742 किलोमीटर का व्यास है ये पृथ्वी का। यानी कि त्रिज्या जो है 6771 किलोमीटर का है, यहाँ तक का भाग। तो ये जो मैंने बनाया है, एक पार्ट मैंने काट लिया है पृथ्वी का, ऐसे करके ऐसे काट लिया है, और इसको हटा करके मैंने यहाँ पे रख दिया है, जिससे मैं आपको समझा सकूं। तो जो ये भाग है, अब यहाँ पे 2900 किलोमीटर यहाँ तक आता है दायरा। अब क्या हुआ है कि जो यस तरंगे हैं, यहाँ से 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर 5150 किलोमीटर तक बहुत ही दलदली क्षेत्र है, बहुत ही द्रव्य वाला क्षेत्र है। तो ऐसे क्षेत्र में यस तरंगे नहीं जा सकी। अब उन्होंने क्या किया कि ये ऐसे मुड़ करके पृथ्वी के वापस आ गई। जब यहाँ आ गई तो सेम कंडीशन इधर भी लागू हुआ, और पी यहाँ तक आ गया। तो ये जो है ये हो गया भूकंपीय छाया क्षेत्र। भूकंपीय छाया क्षेत्र के नाम से इसे जाना गया। ठीक, तो अभी ये जाना गया भूकंपीय छाया क्षेत्र। इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इसको किस किस पार्ट से, किस किस नाम से और कैसे जाना जाता है।
तो हम उस पर चर्चा करते हैं। और इस पार्ट को मैंने थोड़ा सा उठा लिया है और उठाने के बाद मैं यहाँ पे चिपका दिया हूँ और अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से मेंस में भी प्रश्न आते हैं, प्री में तो आते ही आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो असंबद्धताएं हैं, जो कोनाइड असंबद्धता है, मोहरोबिच असंबद्धता है। अब इस पृथ्वी का एक कोना मैंने निकाल लिया। अब ये 0 किलोमीटर से शुरू होता है और पृथ्वी के बीचों बीच केंद्र तक आता है। तो मैंने एक तरफ गहराई को आधार दे दिया है, एक तरफ घनत्व को। देखिए पृथ्वी का घनत्व जो है केंद्र में 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर जो है लगभग माना जाता है कि होता है, और जो कि केंद्र में सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। और जब हम 2900 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, जो 0 से 33 किलोमीटर है, 0 से 33 किलोमीटर है, ये हमारा भूप्रपटी यानी हमारा भूपटल है, यानी ऊपरी भाग है। इसे हम सियाल के नाम से जानते हैं। सियाल का मतलब होता है सिलिका और एल्युमिनियम। सिलिका और एल्युमिनियम को मिला करके सियाल कहा जाता है, और सिलिका एल्युमिनियम की बहुतायतता इस पार्ट में पाई जाती है। ध्यान रहे कि जो मेंटल है, यानी कि अगर महाद्वीपीय पार्ट है तो यहाँ पे पाया जाएगा सियाल, और अगर महासागरीय पार्ट है तो पाया जाएगा बेसाल्ट यानी सीमा। सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाएगा उसे सीमा, और सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाएगा तो सियाल। और जो कोर है, ये कोर, यहाँ से कोर होगा, देखिए 0 से 33, ये जो 0 से 33 है ये आपका हो गया भूपटल, ये पार्ट, और 33 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक भाग ये आपका हो गया मेंटल, और 2900 किलोमीटर से कोर तक यानी कि 6371 तक इसे बोलते हैं कोर। अब यहाँ पे एक बात और, 0 से 25 किलोमीटर तक इसको बोलते हैं ऊपरी भूपटल, ऊपरी भूपटल, और 25 से 33 किलोमीटर के पार्ट को बोलते हैं निचला भूपटल। इसी तरह से 33 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर तक इसको बोलते हैं ऊपरी मेंटल, और 700 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर को बोलते हैं निचली मेंटल। यही 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 को 5150 किलोमीटर को इसको बोलते हैं ऊपरी कोर, और 5150 से 6371 के बीच को कहते हैं निचली कोर। इसको बनाने का केवल ये मतलब है कि 0 से 25 के ऊपर का जो भाग है वो ठोस है। बेशक अवसादी चट्टानें हैं, 5% है, मैं इसको आगे बताऊंगा, लेकिन ये इसके अपेक्षा ठोस है।
और फिर इनके बाद में ये जो 33 से 700 है, ये बीच में एक प्लास्टिक द्रव्य बनता है। ये जो पार्ट है 100 से लेकर के 200 किलोमीटर के बीच का जो ये दायरा है, ये अर्ध द्रव्य के अवस्था में है। अर्ध द्रव्य, इसे प्लास्टिक अवस्था भी बोलते हैं। अच्छा, ऐसे पता कैसे चला? क्योंकि जो ये यस तरंगे हैं, यस तरंगे यहाँ लड़खड़ाने लगी थीं और फिर यहाँ पे भागने लगी और पी तरंगे चली आईं। उसके बाद में यहाँ से जब तरंगे नहीं जा पाईं तो इस अवस्था को समझा गया कि 100 से 200 किलोमीटर की जो अवस्था है, इस अवस्था के बीच में अर्ध द्रव्य अवस्था के रूप में या प्लास्टिक अवस्था के रूप में जाना जाता है। 5150 2900 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, ये द्रव्य अवस्था में माना गया कि ये द्रव्य अवस्था में है, क्योंकि यहाँ पे यस तरंगे नहीं जा पाई। तो ऊपरी निचला, ऊपरी निचला, ऊपरी निचला, इसे आप 6 भागों में पृथ्वी के अलग अलग आकार के रूप में समझ सकते हैं। अब इनको नाम क्या दिया गया? भाई किसी ने खोजा होगा तभी तो नाम दिया गया। क्रमशः आप लोग अपने कॉपी पे लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा, जिससे कि आगे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। क्योंकि बार बार आप मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से नहीं पढ़ सकते, और पढ़ भी सकते हो तो उतना आसानी से रिवीजन करने के लिए, उतना शॉर्ट टर्म में आपके लिए इस्तेमाल करने के लिए शॉर्ट नोट्स होना आवश्यक होता है। अब जो ये पार्ट है, 0 से 25 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, इनको कोनार्ड महोदय ने खोजा था और इसीलिए इस क्षेत्र का नाम कोनार्ड असंबद्धता कर दिया गया। और 2500 से 33 किलोमीटर के जो दायरा है, इसे मोहरबिच ने खोजा था। तो मोहरबिच या मोहो या यम असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे ये असंबद्धताएं हैं, इनका क्रम ऊपर से नीचे आपको पता होना चाहिए, मिलाने के लिए दे देता है। और ये 100 से 200 किलोमीटर का जो दायरा है, इसे अर्ध द्रव्य के नाम से जाना जाता है। बना लीजिए। 700 किलोमीटर के बाद में इसको मेंटल को डिवीजिट किया गया रेपेटी के महोदय के द्वारा। रेपेटी महोदय ने बताया कि जो मेंटल है, मेंटल को आप 2 भागों में बांट सकते हो, क्योंकि 700 से 2900 का जो किलोमीटर का दायरा है, इस दायरे में अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, अलग प्रकार के हलचल पृथ्वी के अंदर होता है। और जो 33 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर का दायरा है, इसके मध्य में हलचल अलग प्रकार का होता है। और इसी के बीच में 100 से 200 किलोमीटर का दायरा एक ऐसा दायरा है कि जहाँ पे अर्धद्रव्य अवस्था, प्लास्टिक अवस्था, दलदलीय अवस्था के रूप में जाना जाता है। तो 700 किलोमीटर पे रेपेटी असंबद्धता को दर्शाया गया। और गुटेनबर्ग महोदय ने बताया कि जो 2900 किलोमीटर है, पृथ्वी का जो भाग है, इसे मेंटल के यहाँ से बाद में एकदम द्रव्य अवस्था पाया जाता है। तो 2900 किलोमीटर के बाद में और 5150 किलोमीटर, यानी कि इन्होंने तो बताया कि 2900 किलोमीटर से नीचे का भाग जो है, वो उसकी अलग विपरीत अवस्थाएं हैं। तब इसे गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जाना गया। लेकिन लेहमान महोदय कहते हैं नहीं नहीं नहीं, रुकिए, 2900 किलोमीटर के बाद तो ठीक है कोर आएगा, लेकिन 5150 किलोमीटर का जो दायरा है, वो 6371 के मध्य में एक पेटी बना देता है, क्योंकि यहाँ की स्थितियाँ अलग हैं और यहाँ की स्थितियाँ अलग हैं। तो लेहमान असंबद्धता के नाम से जाना गया। अब आपको देखना यह है कि ठीक है, किलोमीटर का दायरा तो हमें समझ में आ गया, कोनार्ड असंबद्धता भी हमें समझ में आ गया, रेपेटी असंबद्धता भी आ गया। अब हम कैसे मान लें? तो घनत्व के रूप में माना जाएगा। पहले घनत्व 2.7 है, लेकिन एक समय के बाद में वह 3.3 और नीचे बढ़ता जाता है। लेकिन जब 2900 किलोमीटर की अवस्था आती है
तो 2900 किलोमीटर के ऊपर और 700 के नीचे माना गया कि 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर जो है क्यूब घनत्व रहा है। लेकिन जैसे 2900 किलोमीटर हम क्रॉस करते हैं तो 10 घनत्व पहुंच जाता है और यह पहुंच करके कोर में 13.6 लगभग घनत्व इसका प्राप्त होता है। तो 6700 के बीच में यह पाया जाता है। तो आंतरिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना इसे आप बना लीजिए और इसके आधार में दर्शाइए। अब पृथ्वी को जैसा कि मैंने समझाया कि 3 भागों में बांटा गया था। 3 भागों में, नंबर 1 भूपटल, नंबर 2 मेंटल और नंबर 3 कोर। तो अभी हम भूपटल पे चर्चा करते हैं, जो 0 से 33 किलोमीटर और ये 33 से 2900 किलोमीटर और ये 2900 से 6371 किलोमीटर। तो अभी हम चर्चा इन पे करते हैं। ध्यान रहे कि पृथ्वी को भूपटल के रूप में सबसे ऊपरी भाग को 2 भागों में डिवीजन किया गया है, 0 से 25 और 25 से 33। भूपटल पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है और औसत इसका 33 किलोमीटर है। औसत इसका 33 किलोमीटर है, परंतु जहाँ पर्वतीय क्षेत्र हैं या महाद्वीपीय क्षेत्र हैं वहाँ ये मोटा है और जहाँ महासागरीय क्षेत्र है वहाँ ये पतला है। अब ये कैसे आपके समझ में आए? तो ये भाग देखिए, ये पृथ्वी का वही पार्ट है जो मैं पहले अभी समझाया हूँ। तो उसमें से 33 किलोमीटर वाला भाग देखिए, ये समुद्री क्षेत्र है, यहाँ पानी पानी, उसके बाद में थोड़ा सा भाग है। तो माना जाता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है ये बराबर है, लेकिन पहाड़ भी उठा है। तो जहाँ पहाड़ उठा हुआ है ये यहाँ माना जाता है कि औसत 48 किलोमीटर का है और ये 33 किलोमीटर है और ये भाग और ये जो बचा हुआ है ये औसत 6 किलोमीटर का है, क्योंकि उसके ऊपर पानी है, समुद्र है। तो इसलिए जो ऊपरी भाग मेंटल का है आपको इसी रूप में समझना है कि जितना जैसे समुद्र, पर्वत, पहाड़, ये जितने भी गतिविधियां हैं, जितने भी भाग आप देख रहे हैं वो सारी गतिविधियां भूपटल पे ही आप देख रहे हैं। उसके बाद के भागों में आप नहीं देखेंगे। तो जो समुद्री भाग है, जिसे जो मोटा क्षेत्र है इसे कहा जाता है सियाल परत। अब सियाल परत का मतलब क्या है? ऐसे काट दीजिए सी के, तो सी का मतलब हो गया सिलिका, और याल का मतलब हो गया एल्यूमिनियम, तो जो महाद्वीपीय परत है इसमें सिलिका की मात्रा और एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है और यही वजह है कि इसे सियाल परत के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो सियाल है इस भाग की मैं बात कर रहा हूँ, सियाल की, और इस भाग की बात करेंगे हम सीमा के नाम से। सीमा काट दीजिए, तो ये हो गया आपका सिलिका, और म से हो गया मैग्नीशियम। तो सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम, और सीमा सिलिका और मैग्नीशियम, ये सीमा परत आपको महासागरीय परत में मिलेगा
और सियाल महाद्वीपीय को कहते हैं। तो इसलिए दोनों का डिवीजन भी भूपटल पे हो गया। तो 0 से 25 किलोमीटर की गहराई तक ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता होती है, जिससे महाद्वीपीय भूपटल का निर्माण होता है। अब सियाल और सीमा तो आप देख ही लिए, सियाल और सीमा, लेकिन इस मात्रा में इस भाग में ग्रेनाइट चट्टानें ज़्यादा पाई जाती हैं और यहाँ पे बेसाल्ट चट्टानें ज़्यादा पाई जाती हैं। तो उसी रूप में इसे दर्शाया गया है। तो 25 से 33 किलोमीटर के बीच बेसाल्ट की चट्टानें अधिक पाई जाती हैं। यानी कि जो डिवीज़न मैंने किया 0 से 25 और 25 से 33, तो 0 से 25 की जो बात है, यहाँ पे ग्रेनाइट इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये भूपटल है, और इसके बाद आगे जब ये समुद्री भाग में आ जाएगा तो यहाँ पे ज़्यादातर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएंगी। महाद्वीपीय परत में सिलिका और एल्युमिनियम के कारण इसे सियाल परत के नाम से जानते हैं, और महासागरीय परत में सिलिका और मैग्नीशियम के कारण इसे सीमा परत के नाम से जाना जाता है। मेंटल, यानी कि अब 33 से 2900 किलोमीटर, इसके बीच में कैसी गतिविधियां हैं, इसको मेंटल के नाम से जाना जाता है। तो इसका विस्तार 33 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक है, और मेंटल क्षेत्र में फेरोमैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। फेरोमैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, और यहाँ की चट्टानें अति क्षारीय हैं। जैसे मैंने बताया था 33, 2900 और 6371, यानी भूपर्पटी, मेंटल और कोर। तो इसमें जो इसके बारे में बात कही जा रही है कि ये जो पार्ट हैं मेंटल के, ये अति क्षारीय हैं, और यहाँ का 100 से 200 किलोमीटर के बीच का जो भाग है वो प्लास्टिक अवस्था या अर्धद्रव्य अवस्था में है। यानी जो 100 किलोमीटर और जो 200 किलोमीटर का भाग है, ये जो भाग हैं ये दलदली, अर्धद्रव्य या प्लास्टिक अवस्था में है, और इस परत को दुर्बल मंडल के नाम से जाना जाता है। दुर्बल मंडल से कौन? यही, इन्हीं को दुर्बल मंडल कहा जाता है। 100 से 200 के बीच को दुर्बल मंडल के नाम से जानते हैं, और बाकी जो ये पार्ट हैं या ये जो शेष मेंटल हैं, शेष मेंटल ठोस अवस्था में है, शेष मेंटल ठोस अवस्था में है। और यही वजह है कि जो ये बीच में 700 किलोमीटर का दायरा है, इसके ऊपर ऊपरी मेंटल और इसके नीचे निचले मेंटल। तो जब मैं ऐसे बना दिया हूँ ये रो, तो आप समझ जाइएगा कि 33 से 700 किलोमीटर का क्षेत्र है, उसे ऊपरी मेंटल कहते हैं, और 700 से 29 को इसे निचली मेंटल कहते हैं, निचली मेंटल के नाम से जाना जाता है। अगला पार्ट है कोर। आपका भूपर्पटी हो गया, मेंटल हो गया। अब ये जो पार्ट है ये कोर, इस पे चर्चा करेंगे। तो इसका विस्तार 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक है, लेकिन यही बीच में 5150 किलोमीटर तक ये विभाजित है। इसके बीच को 2900 से 5150 को ऊपरी यानी बाह्य कोर, और 5150 से 6371 को आंतरिक कोर के नाम से जानते हैं। ये पार्ट जो है ये हल्का सा द्रव्य अवस्था में है, और ये पार्ट ठोस अवस्था में है। तो इस कोर में यानी कोर के अंदर निकेल और फेरस की अधिकता पाई जाती है। निकेल और फेरस की अधिकता पाए जाने के कारण इसे नीफे परत के नाम से जाना जाता है, इसे नीफे परत के नाम से जाना जाता है। 2900 से
5150 किलोमीटर के भाग को बाह्य कोर कहते हैं, जो अपेक्षाकृत आंतरिक कोर से द्रव्य अवस्था में है। और 5150 से 6371 के भाग को आंतरिक कोर के नाम से जानते हैं, और आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। ध्यान रहे, यहाँ पे आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो 100 से लेकर के 100 से 200 का भाग है, ये अर्ध द्रव्य है। यानी कि यहाँ पे तो यस तरंगे आ गई, यस तरंगे आई, लेकिन 2900 पर निकल गई। इसके मतलब इसके अपेक्षा 2900 से 5000 के बीच ये द्रव्य अवस्था में है, और 5150 से 6371 के बीच ठोस अवस्था में है। और ये सब भूकंपीय स्थिति को समझने में सहायक रही हैं, उसी के माध्यम से हम समझ पाए हैं। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।